बड़े पत्थर को हटाने के लिए जोर मत लगाओ, उसके नीचे जो छोटे मोटे पत्थर हैं उनको हटाओ, वो बड़ा पत्थर अपने आप रोल करेगा या फिर साइड हट जाएगा। हेलो पब्लिकानो, क्या हाल चाल सभी के। तो हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, आई नो। सो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है, क्योंकि पहले वो होगा फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा। कोई टाइप ऑफ रिएक्शंस अगर हमें बताना है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हमें ज़रूरी है समझना कि What type of bond breaks takes place in organic chemical reactions। दो एटम के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो कौन से टाइप का होगा। एंड वो जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो 12th के स्टूडेंट्स उनको काफ़ी अच्छे से पता है कि वो हर बार हर केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 80% जगह पे वही हो रहा है। और जो 11th के स्टूडेंट्स हैं जिनको आई थिंक GOC विच इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यू कैन से बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब वो चैप्टर पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ चुके होंगे तो उनको भी ये टॉपिक आएगा और उनको मालूम होना चाहिए कि ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो 11th एंड 12th दोनों के केमिकल रिएक्शंस में काम आएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा टूर्स एंड ट्रैवल था, अगर आपको याद होगा, आपने अगर फर्स्ट स्टार्टिंग से आप जुड़े हुए हैं, तो उस टूर्स एंड ट्रैवल्स में आज ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर करेंगे, एंड विच इज़ टाइप्स ऑफ क्लेवेज और टाइप्स ऑफ फिशन। एग्जैक्टली ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। सो हियर वी हैव अ टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ क्लेवेज और फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होता है 99% ऑफ देम दे आर कोवेलेंट इन नेचर, और वी कैन से जिसका टाइप भी होता है जो हम यहाँ स्टडी करेंगे। एग्जैक्टली तो टाइप में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप होते हैं, विच वी हैव द फर्स्ट वन दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। Next we have non-polar covalent bond, and third one we have coordinate covalent bond। coordinate covalent bond, जो लास्ट पार्ट है ना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इस पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है 12th वालों को। तो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या SCSE बोर्ड हो, हर एक बोर्ड को एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके। एंड पूरा एक चैप्टर होना मतलब अपने आप में उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो कितना हाई लेवल पे होता है। और उस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो है उसके कम से कम मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मान लो कि आपको आपके JEE नीट में आता है। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ऑन द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो डिपेंड करता है इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। अब 3 क्वेश्चन मतलब कि 12 मार्क्स भाई, और यहाँ पे 1-1 मार्क्स का सवाल होता है, बाकी तुम जानते ही हो, राइट। तो एग्जैक्टली ये होता क्या है हम शॉर्ट में कवर करेंगे, उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है हम उस पर जाएंगे, बिकॉज ये कवर किए बिना आगे मूव करना विच इज़ लाइक अ इनकम्प्लीट पार्ट, और इनकम्प्लीशन में मज़ा नहीं आता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक लेवल पे तुम समझ लो कि किसी के पास अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो उसको आप पोलर बोल सकते हो। सिंपल बेसिक लेवल पे इतना बनता है, ठीक है। अभी हमें मालूम है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। आयोनिक का मतलब क्या हो गया, विच हैज कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, दैट्स कॉल्ड एज आयोनिक। बट इफ समथिंग इज पोलर, दैट मीन्स कि उसके अंदर कोवेलेंट एंड आयोनिक दोनों नेचर होता है। मैक्सिमम कोवेलेंट नेचर होगा और थोड़ा बहुत आयोनिक नेचर उसके अंदर होता है। दैट्स व्हाई दे कैरीज अ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मीनिंग ऐसा है। नॉन पोलर विच मीन्स डज नॉट कैरी एनी चार्ज, ठीक है, मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं होगा, कंप्लीटली शेयरिंग होगा प्योरली। एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भाई साहब ये तो मतलब अलग ही है। अच्छा, इस पे एक ना सही मायने में अगर मैं बोलूँ तो ये वाला पार्ट जो है एक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर करके है, जो 11th में है ऑब्वियसली, एंड जो अपने आप में सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर 11th एंड 12th बेस एंट्रेंस के लिए मैटर करता है बहुत स्ट्रांगली। तो उस चैप्टर को भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर, तब इन डेप्थ बात करेंगे। बट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा बहुत कहूँ तो ये है कि अगर मान लो कि 2 दोस्त वड़ा पाव खा रहे हैं लेकिन बिल किसी एक ने पे किया, वड़ा पाव दोनों दोस्त ने खाया लेकिन बिल किसी एक ने पे किया, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कहने का मतलब है कि अगर 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो कोई एक ही एटम है जो अपनी तरफ से वो 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले से शेयर कर रहे हैं। बिकॉज यू नो दैट कि एक एटम अगर 2 एटम अगर एक बॉन्ड बना रहे हैं तो वो एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर कोई एक शेयर करेगा और दूसरा बस चुपचाप बोलेगा भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, पैसे नहीं है यार, क्या करूँ यार, तो तुम्हारा दिल बड़ा है, तुमने बोला कोई बात नहीं यार मैं दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूँ,
दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, अब इन तीनों के अगर छोटे स्केल पे मैं बात करूं एग्जांपल्स का, तो पोलार, जिसमें एग्जांपल आता है आपका वाटर मॉलिक्यूल HCl, NH3 अमोनिया. ठीक है, ये लोग पोलार हो गए जिनके पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. नॉन पोलार, दैट मीन्स जिनके पास चार्ज नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जो है प्योरली जो हाइड्रोकार्बन है, प्योरली दे कैन बी टर्म्ड टू बी नॉन पोलर. कोऑर्डिनेट में आई कैन गिव यू एग्जांपल, बेस्ट वन जो आपके इस वक्त बॉडी में आपके रगों में बह रहा है, दैट इज खून, ब्लड. ओके, तो ब्लड जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड है, ब्लड कंटेन्स इन द सेंटर दे हैव अ Fe, आयरन, और उसके आजू बाजू 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं. मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ. ठीक है, सो वी हैव अ 4 हिम ग्रुप्स, HAEME, हिम ग्रुप्स. एंड ये जो हिम ग्रुप्स हैं इनका पहले आपस में बॉन्डिंग होता है कुछ इस तरह से, और जो 4 हिम ग्रुप्स है उस 4 में से 2 हिम ग्रुप्स ऐसे कुछ बॉन्ड फॉर्म करते हैं Fe के साथ. एंड जो बचे हुए 2 हिम ग्रुप्स है ना, वो लोग Fe के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कि उसको हम डिनोट करते हैं बाय द एरो. तो अगर ये एरो हीमोग्लोबिन से जा रहा है टुवर्ड्स Fe, तो मतलब हीमोग्लोबिन अपनी तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन Fe के साथ शेयर कर रहा है और बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. Fe ने बोला भाई देखो, मैं आयरन मैं अपने ब्लड में जा रहा हूँ, तो ब्लड में मेरा जो चार्ज होगा वो होगा Fe+2 फेरस. ठीक है, अगर मैं Fe2 चार्ज शो करता हूँ, +2 चार्ज शो करता हूँ, तो मैं तो 2 ही बॉन्ड बनाऊंगा, बिकॉज जितना ऑक्सीडेशन नंबर उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड. तो जैसे ये टॉपिक हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ है. अच्छा, अब पॉइंट ये है कि पोलार नॉन पोलार हाउ टू आइडेंटिफाई. ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा, उसके बाद इन डेप्थ हम फिर कभी और पढ़ेंगे इस टॉपिक को. ठीक है, क्योंकि जब केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट हमारा कवर होगा तो केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन होगा कि कब कैसे क्या जो भी है. सिंपल लैंग्वेज अगर मैं कहूँ आपको कि पोलार या नॉन पोलार कब कैसे हो जाएगा, तो कुछ ऐसा है कि पोलार होने के लिए जो 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड है ना, उन दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 0.5 चाहिए. ठीक है, लेट्स से H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है. हाइड्रोजन का EN वैल्यू 2.2 है, ऑक्सीजन का EN वैल्यू 3.4 है अप्रोक्सीमेटली. माइनस करो कितना आएगा, 1.2 आएगा, विच इज मोर देन 0.5. तो वी कैन से H2O इज पोलर इन नेचर. ठीक है, नॉन पोलर के लिए जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लेस देन 0.5 होना चाहिए. ओके, लेस देन 0.5, तो वो कंपाउंड हमारा जो होगा वो नॉन पोलर होगा. एग्जाम्पल CH4, मीथेन, बेसिक सिंपल एग्जाम्पल. अब कार्बन का EN वैल्यू 2.5 है अप्रोक्सीमेटली, हाइड्रोजन का 2.2 है. 2.5 माइनस 2.2 दैट इज 0.3. अगेन मीथेन 0.3 का डिफरेंस आ गया कार्बन हाइड्रोजन का, तो वो क्या हो गया, नॉन पोलर. इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. बाकी हम आते हैं अभी हमारे मेन टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ क्लेवेज, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो आई सजेस्ट जो भी यहाँ लोग देख रहे हैं वीडियो और जो भी यहाँ पे इधर पीछे बैठे हुए लोग हैं, याद रखिएगा आपको फटाफट बुक निकालना है, पेन निकालना है, समझना है कि एग्जैक्टली वो जो 2 टाइप्स ऑफ क्लेवेज हैं वो एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ क्लेवेज कौन से हैं, कैसे हैं, उनके लिए कंडीशंस क्या है. बिकॉज आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर कोई हो रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली यहाँ पे वो क्लेवेज क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ. बिकॉज उसके बिना टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताना पॉसिबल नहीं है. सो द फर्स्ट वन वी आर हैविंग दैट इज होमोलाइटिक क्लेवेज और होमोलाइटिक फिशन, और यू कैन से होमोलाइसिस. ठीक है, अब ये टर्म जो है इसमें एक वर्ड है होमो. होमो मीन्स व्हाट, सेम. इट मीन्स कि जब 2 एटम के बीच में एक जो बॉन्ड होता है, जब वो एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो 1 बॉन्ड मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका टू बोथ द एटम्स. तो 2 एटम के बीच में जो एक बॉन्ड है जब वो ब्रेक होगा तो उसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक एटम के पास जाएगा. तो एक गया एक के पास, एक गया एक के पास, ऐसा कुछ होगा जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है. सो मान लो A और B के बीच में एक बॉन्ड है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद A विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड B विल हैव 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन. ओके, तो यहाँ जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कुछ ऐसा होगा और उसको हम शो करेंगे हाफ एरो से. उसको बोलते हैं फिश हुक. यहाँ जो आपका फिश हुक है ये कंपलसरी है, ये इंपॉर्टेंट है. कहीं भी अगर आपको टेक्स्ट बुक में या फिर किसी रेफरेंस बुक में, किसी एंट्रेंस के बुक में दिख जाए हाफ एरो, तो विच मीन्स कि वहाँ पे होमोलाइटिक क्लेवेज हुआ है. तो बॉन्ड ब्रेक हुआ
एक इलेक्ट्रॉन चला गया ए के पास और एक चला गया बी के पास, एंड वी गेट सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन्स वी कॉल देम फ्री रेडिकल्स, ठीक है, वेयर एवरी एटम इज हैविंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब टेक्निकली ये जब फ्री रेडिकल बनता है, ये जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन गोज टू बोथ द एटम्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब होगा कैसे, अंडर व्हाट कंडीशंस? तो वी हैविंग सम कंडीशंस बाय विच ये जो चीजें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो कंडीशंस फॉर होमोलाइसिस, कंडीशंस फॉर होमोलाइसिस, ठीक है, हैशटैग आजकल बड़ा फेमस है ना। सो कंडीशंस क्या है हमारे पास? नंबर 1 कंडीशन नंबर 1 ये है कि अगर आपके पास कोई केमिकल कंपाउंड रिएक्शन हो रहा है तो अल्टीमेटली अगर एरो के ऊपर मेंशन किया गया है यूवी लाइट, ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 यूवी लाइट, जिसको ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं एच न्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, उसको तो उससे भी होगा। तो किसी केमिकल रिएक्शन के नीचे अगर ये दिख गया ना तुमको एरो के नीचे, तो समझ जाओ कि यूवी लाइट है। कंडीशन नंबर 2 हाई टेम्परेचर, ओके। कंडीशन नंबर 3 suitable peroxide, it can be any peroxide, the most common one hydrogen peroxide, सोडियम पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, एनी पेरोक्साइड अगर आपको एरो के ऊपर नीचे कहीं दिख गया ना, समझ जाओ कि मतलब वहां पे होमोलैटिक क्लीवेज होने वाला है। तो उसके कुछ नाम ऐसे हैं, ये समझ जाना, तीनों में से कोई भी नाम आपको आ गया तो क्लियर है। ये हमारे पास 3 कंडीशंस होंगे। कंडीशन नंबर 4, ठीक है, कंडीशन नंबर 4 जो हमारे पास है वो है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कंपाउंड हमें यूज करना है जिस कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ठीक है, लेस देन 0.5 होना चाहिए। फाइन, एग्जाम्पल, लेट्स हैव एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल CCl4 या फिर CS2। अच्छा, एक और चीज, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कंपाउंड हमारा नॉन पोलर नहीं होता है, बट यस येट उसको हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट फॉर होमोलैटिक क्लीवेज। कंपाउंड नॉन पोलर नहीं है बट फिर भी हम उसको यूज करें एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, और या हम उसको यूज करते हैं फॉर दी होमोलैटिक क्लीवेज और फिशन। अब ये कैसी बात हुई, वो नॉन पोलर तो है ही नहीं, तो उसको यूज कैसे कर सकते हैं हम? द थिंग इज दैट कि एक वर्ड है जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, उस पर भी प्रॉपर्ली एक वीडियो बनाया गया था कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कैसे देखने का कि भाई यहाँ डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 है या 1 है या कुछ भी है, एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करने का। तो उस पर भी एक वीडियो बनाया गया जिसका आई बटन पे दिख रहा होगा कहीं ऊपर नीचे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप वहाँ देख लेना एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, डाइपोल मोमेंट। तो समटाइम्स कंपाउंड जो हमारा होता है वो नॉन पोलर नहीं होता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लेकिन उसका डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जांपल CCl4, ठीक है, अब एक कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है दैट इज 2.5 अप्रोक्सीमेटली। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.16, 3.2 मान लो, ठीक है। तो एक 2.5 है कार्बन का और क्लोरीन का EN वैल्यू है 3.2, डिफरेंस कितना आया 0.7 का। अब ये तो मोर देन 0.5 है ना, और अगर आप थोड़ा सा वीडियो को जरा रिवर्स करेंगे आपको समझ में आएगा कि वहां पे पोलार के लिए डिफरेंस था मोर देन 0.5, ठीक है। तो मोर देन 0.5 आ रहा है, वैल्यू क्या आया हमारा 0.7, कार्बन का EN वैल्यू 2.5, क्लोरीन का EN वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.2, डिफरेंस आया 0.7 का। तो टेक्निकली वो कंपाउंड CCl4 जो है, CCl4 क्या है हमारा, इट्स अ पोलर कंपाउंड, बट फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं इन होमोलैटिक क्लीवेज। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि CCl4 का जो डाइपोल मोमेंट वैल्यू है वो 0 है, दैट इज 0। तो वी कैन हैव कंडीशन नंबर 5, ठीक है, सॉल्वेंट और कंपाउंड, वी कैन से सॉल्वेंट और कंपाउंड, शॉर्ट फॉर्म फॉर कंपाउंड ऐसा कुछ, हैविंग 0, ओके, 0 डाइपोल मोमेंट।
ओके ऐसा। एंड कंडीशन नंबर 6, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 0.5। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 6 कंडीशंस हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। और यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है, टेक्निकली पूरा सब कुछ इजी होता है भाई, लेकिन यस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है। सिर्फ एक ये है कि कुछ इसके अपने पर्सनल टाइम टर्म्स हैं, विच मीन्स अटेंशन सीकर है। इसको चाहिए कि आप थोड़ा टाइम दो। आप टाइम नहीं दोगे तो भाई साहब जिंदगी में जो कोई भी आपसे जुड़ा हुआ है आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको टाइम दो। अब पूरे संसार में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन यस आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करते हुए थोड़ा थोड़ा टाइम हर एक को देना पड़ेगा ताकि हर कोई खुश रहे। और जीवन का तो यही काम है, राइट। तो ये जो टॉपिक होगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने नोट डाउन किया रहेगा ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुश रहे। और आगे जब आपका 11th में जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है केमिकल रिएक्शन वाला, आगे जाके आपको हेलोजन डेरिवेटिव है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो टॉपिक भी कवर होता है विद द हेल्प ऑफ दीज कंडीशंस। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन, नंबर 2 cleavage or number 2 type of fission, which is heterolytic cleavage. Alright, so we have a second one that is heterolytic cleavage or heterolytic fission or heterolysis. hetero, अभी पीछे क्या हो रहा था, जो पहले हमने पहला पार्ट कवर किया, उसमें अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास जाएगा जिनके बीच में बॉन्ड था वो। यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो बंदा ज्यादा पावरफुल है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस एटम के पास बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे। आजकल का दुनिया का दस्तूर जो है भाई ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। जो होमोलाइटिक क्लेवेज था वो मान लो कि सतयुग की बात कर रहे हैं हम लोग। जो हेटेरोलाइटिक क्लेवेज है वो मान लो हम बात कर रहे हैं कलयुग की। जहां दिखा भाई फायदा वहां लोग निकल लिए, चाहे दोस्ती यारी रिश्तेदार क्या होते हैं, घर वाले क्या होते हैं, डजंट मैटर भाई, अपने को मांगता क्या है, प्रॉफिट। चल रहा है सिस्टम में भाई, क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो तो अच्छा है, याद रखिएगा, ऐसा ना हो तो अच्छा है, बिकॉज एट द एंड यू वांट अ मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी, जो सिर्फ और सिर्फ होमोलाइटिक क्लेवेज के प्रोसेस के थ्रू ही होगा, जहां पे इक्वालिटी देखने को मिलता है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात। ओके, सो वी हैव अ नेक्स्ट वन। हम यहाँ पे कुछ और बात नहीं करेंगे, बट यार चलता है, फ्लो में होता है, यस। तो वी हैव अ नेक्स्ट वन हेटेरोलाइटिक क्लेवेज, और हेटेरोलाइटिक क्लेवेज में वी हैव ए बॉन्ड बी, और जब यहां ब्रेकिंग होगा तो ये अगर आपको याद होगा तो होमोलाइटिक क्लेवेज में देयर वाज अ फिश हुक हाफ एरो, हियर वी हैव अ कंप्लीट एरो। लेट्स से कंसीडर करो कि बी जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दैट केस बोथ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ए एंड बी दैट गोज टू बी। अब उस केस में ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो चार्ज क्या है उसके पास, प्लस, ठीक है, और बी हैविंग चार्ज माइनस एंड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन उसके पास गया है बी के पास। तो नाउ इन द टर्म्स हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, ऑन दैट बेसिस हमारे पास जो ए है जिसके पास प्लस चार्ज है उसको बोलेंगे हम कैट आयन, इसको बोलेंगे हम एन आयन, ठीक है, कैट आयन एन आयन, हैविंग प्लस चार्ज माइनस चार्ज, कैट आयन एन आयन, सिंपल सी बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट में एक और टर्म आता है जो जिसपे मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आपने शायद देखा रहेगा कि उसमें वो उनका मीनिंग क्या होता है और उनके लिए जो नाम बनता है, ठीक है। तो कैटायन को एक और नाम दिया गया है इन द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। एनायन के लिए जो नाम बनता है वो है न्यूक्लियोफाइल। आई एम श्योर जो यहाँ पे कुछ लोग होंगे वो पहले गेस कर लिए रहेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इन केस किसी को पता होगा या फिर किसी ने पहले वीडियो किसी का देखा रहेगा या फिर मेरा ही देखा होगा, और जो यहाँ बैठी हुई पब्लिक है उनसे ही पूछता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का सिंपलेस्ट मीनिंग क्या होगा। वीडियो को पॉज करो एंड लेट मी नो कि कमेंट बॉक्स में एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, और जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं दे कैन राइट एट द बैक ऑफ द पेपर कि समझ में आए कि भाई एग्जैक्टली इसका मीनिंग आपको पता है कि नहीं पता है। इलेक्ट्रोफाइल मीनिंग, आई होप सो आपने वीडियो पॉज करके देखा रहेगा। तो अगर आपने भी लिखा है वही पॉइंट जो मैं लिखने वाला हूँ, then that's very good. Electron deficient group, that's electrophile, okay, and electron rich group, that's nucleophile. All right, electrophile means electron deficient group, nucleophile means electron rich group. अब ये जो टर्म आया है हमारे पास, 2 टर्म्स, इन दोनों टर्म्स पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस डिपेंड करते हैं, मैटर करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पे और न्यूक्लियोफाइल पे। अब एग्जैक्टली हु कैन बी इलेक्ट्रोफाइल, हु कैन बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड हु कैन बी इलेक्ट्रॉन रिच मींस न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा उस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि
ये जो हेटेरोलाइटिक क्लेवेज है ये मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में यही होता है। होमोलाइटिक क्लेवेज थोड़ा कम होता है, बट मैक्सिमम केसेस में यही होता है। तो इसके लिए पता होना जरूरी है कि हु कैन बी इलेक्ट्रोफाइल एंड हु कैन बी न्यूक्लियोफाइल। एंड जो कंडीशन है इसके लिए कंडीशंस बहुत कम है, बट इतना है कि मतलब क्लियर होता है कि भाई बस इतने में ही काफ़ी होता है। इतना थोड़ा कम कंडीशंस होने के बाद भी वहाँ पे क्लेवेज जो हो समझ में आ जाता है। अभी इसके अंडर में कौन आएगा? नंबर 1 पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप। ओके, सिंपल। नंबर 2, तो यहां भी साथ में आते हैं हम लोग वन बाय वन। नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप। फिर यहां पे आते हैं, इस केस में कौन होगा? इट कैन बी ऑल नॉन मेटल, इट कैन बी ऑल नॉन मेटल हु कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ऑल नॉन मेटल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। कैसे भाई? आपने पढ़ा है कि जो हमारे पास नॉन मेटल होता है, स्कूल टाइम से शायद आपने पढ़ा रहेगा और प्लस 11th में आपने स्टडी किया रहेगा। द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज व्हाट? द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमारे पास जो यहाँ पे नॉन मेटल है ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है? बिकॉज अगर ये नॉन मेटल का बेस्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए गेन कर रहा है। सिंपल सी बात है। और यहां पे क्या आएगा? मेटल आएगा। व्हाई मेटल? बिकॉज द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज टू लूज इलेक्ट्रॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन। और लूज या डोनेट कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है, जेब में तुम्हारे पास 100 रुपये नहीं है, तुम बोलोगे यार चलो एक काम करते हैं यार अपन मूवी देख के आते हैं, ऐसे कैसे होगा भाई? तो वही बात है। तो कौन कहाँ बिहेव कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये रिच है तो अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, डोनेट करेगा, या फिर ये गेन करेगा। थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पे जो है इसके एक टर्म आता है दैट इज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इन अ कंपाउंड, वी कैन से दैट सेंट्रल एटम इन अ कंपाउंड having empty orbital। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड परफेक्टली स्टेबल कंपाउंड है, उसके पास मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अनस्टेबल मोड में रहेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस कंपाउंड में जो हमारा सेंट्रल एटम है ना, जिसे सभी लोग बॉन्ड कर रहे हैं, उस सेंट्रल एटम का जब तुम पूरा एज पर हाइब्रिडाइजेशन जब तुम पूरा ड्रॉ करते हो, तुमको समझ में आता है एट द एंड कि वो सेंट्रल एटम के पास ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए, एम्प्टी है। एम्प्टी है मतलब क्या हो गया? डेफिशिएंट है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, वेयरएज इस केस में, थर्ड वाले केस में आता है हमारे पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ मतलब कि एक लोन पेयर, मीनिंग कुछ ऐसा है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, वो पता होना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल है। ओके, और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बना कैसे, वो तो कंपलसरी जरूरी है कि भाई एग्जैक्टली ऐसा बॉन्ड ब्रेक ही होगा, वो पता होना जरूरी है। नहीं तो फिर तो घूमते रहेगा ना, तो राइट। तो अब उसके लिए क्या आता है? कंडीशंस आते हैं। अब हम इसको रफ तो नहीं करेंगे ताकि आप इसको लिख सकें प्रॉपर्ली, तो जो थोड़ा बहुत ब्लैंक स्पेस होगा हम वहां पे कंडीशंस कवर करेंगे। और कंडीशंस में हमें बहुत सारे कंडीशंस नहीं है, गिन के सिर्फ थोड़े मोटे कंडीशंस हैं, राइट। तो वो कंडीशंस क्या हैं, पहले हम वहां पे बात करते हैं। सो वी हैव अ नेक्स्ट पार्ट दैट इज कंडीशंस। कंडीशंस फॉर हेट्रोलाइसिस। ओके, अब जो कंडीशन हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए था, वैसा ही कुछ कंडीशन हमारे पास हेट्रो के लिए होगा, तो हम वो बनाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इट इज पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा भाई? एग्जाम्पल H2O, अमोनिया। ठीक है, ये आपके पोलर सॉल्वेंट्स हैं। या फिर लेविस एसिड कैटलिस्ट, दैट ऑल्सो यू कैन ऐड लेविस एसिड कैटलिस्ट या बेस कैटलिस्ट, जो भी है चलेगा, बस कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे वो ब्रेक करता है। ठीक है, नंबर 3, अगर आपको याद होगा होमोलाइटिक क्लीवेज का, तो वहां हमने कुछ कंडीशंस लिखा था, जहां हमने मेंशन किया था कि होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए कंपाउंड के पास 0 डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं है।
डाइपोल मोमेंट हैज टू बी मोर देन 0। अगर उसकी एक वैल्यू आएगी लाइक 1 2 3 4 5 जो भी एक वैल्यू आएगा तो होगा। सो आगे लिखते हैं ऐसा कुछ। सो मोर देन 0 कंपल्सरी आ गया डाइपोल मोमेंट वैल्यू मोर देन जीरो कंपल्सरी। नंबर 4, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए आप मुझे बताओ। जो डिफरेंस हमने होमोलैटिक क्लेवेज में किया था, अगर आपको याद होगा तो जरा आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि एग्जैक्टली वो डिफरेंस कितना था और ये डिफरेंस कितना होना चाहिए। सो यू कैन लाइक पॉज वीडियो फॉर 2 सेकंड्स एंड लेट मी नो कि एग्जैक्टली वो क्या होना चाहिए, ईएन डिफरेंस। क्योंकि होमोलैटिक क्लेवेज में कुछ तो एक डिफरेंस दिया था, वो डिफरेंस और ये डिफरेंस का उल्टा हो जाएगा। तो अगर आपने सोचा रहेगा, सोच लिया, ऑलराइट। तो होमोलैटिक क्लेवेज में जो डिफरेंस था दैट वाज लेस देन 0.5। यहां जो डिफरेंस होगा वो मोर देन 0.5 होना चाहिए। तो दो एटम लाइक ए और बी जो है, उन दोनों एटम का जो ईएन डिफरेंस होगा वो मोर देन अगर 0.5 होता है तो वहां पे वो कंसिडर। तो ईएन डिफरेंस कितना होना चाहिए? इट हैज टू बी मोर देन 0.5। तो इस तरह से हमारे पास 4 कंडीशंस हैं और हु कैन बी इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल वो सब भी लिखा गया है। अब अगर आप ध्यान दोगे शॉर्ट में, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी वीडियो को कंपाइल कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास 3 लोग मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लेवेज, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इन तीनों को कैसे बने ये लोग मैटर जरूरी है। उसके बाद ये तीनों लोग जो हमारे हैं किस तरह से वो 2 केमिकल रिएक्शन, कौन से, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को के साथ मिलकर एक टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर्म करते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब तक का जो वीडियो है आपको समझ में आया रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंटली पसंद आया होगा, सेकेंड थिंग। एंड अगर ये सब कुछ समझ में भी आ गया, पसंद भी आ गया, तो सजेशन है, बाकी आपके ऊपर है। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंटली वो लोग के साथ जिनको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग है या फिर उतना क्लियर नहीं होता है। क्योंकि अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग नहीं है ना तो तुम मारे गए। बहुत सिंपल सी बात होती है। वो पुराने ज़माने में बोलते थे लोग, बड़े पत्थर को हटाने के लिए जोर मत लगाओ, उसके नीचे जो छोटे मोटे पत्थर हैं उनको हटाओ, वो बड़ा पत्थर अपने आप रोल करेगा या फिर साइड हट जाएगा। उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बड़ा तुम समझते हो, वो उतने बड़े वाले को चीज को एक साथ मत कवर करो, स्टार्ट फोकसिंग ऑन द स्मॉल पार्ट एंड तब जाके कहीं ना कहीं वो जो बड़ा पार्ट है वो अपने आप कवर हो जाएगा, अपने आप, आपको समझ में भी नहीं आएगा, अरे यार क्या बात है, मजा आ गया, ऐसा फील होगा। तो ये वो बेस है जिन्हें कवर करना है, सो दैट कि जो हमारा बड़ा टॉपिक है ऑर्गेनिक जो बड़े फॉर्म में आता है वो समझ में आ जाए। ऑलराइट, इसी के साथ आज का जो वीडियो है उसे रैप अप करते हैं। आई एम श्योर अबाउट दैट कि आपकी लाइफ जो है काफ़ी मज़ा चल रही होगी।